हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू एडवांस केमिस्ट्री। कुछ दिन से मेरा वीडियो आ नहीं रहा था, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम था, इसलिए क्लास वगैरह ले नहीं रहे थे। अभी अब थोड़ा सा हेल्थ में सुधार आया है, रिकवरी कर रहे हैं, तो क्लास वगैरह स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का 3 लेक्चर हो चुका था, जिसमें कि टाइप्स ऑफ सॉलिड और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़े थे। उसी से संबंधित यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिया गया है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये 2015 में और ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला है क्लासीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें पहले एक चीज़ होता क्या है कि एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकेंड आपका है एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये इसकी संख्या 90% के अप्रोक्स होता है, जबकि इसकी संख्या जो होता है 10% के अप्रोक्स होता है। तो इसका एग्जाम्पल याद करना आसान रहेगा, क्योंकि ये 10% है जबकि ये 90% है, बहुत ज़्यादा संख्या है, तो ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे क्या करना होता है। तो इसमें कोई भी पॉलीमर दिखे तो वो एमॉर्फस में आ जाएगा, पॉलीमर। तो पॉलीमर में जैसे एग्जाम्पल आता है आपका टेफ्लॉन हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्ट में पीवीसी कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा पॉली यूरोथेन, सेलोफेन। रबड़ भी पॉलीमर के अंदर ही आता है, रबड़ हो गया। तो ये सब अगर पॉली वर्ड दिख जाए तो वह आपका एमॉर्फस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेफ्लॉन भी आपका पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन होता है, उसमें भी पॉली आता है, तो वो टेफ्लॉन भी आपका क्या चला जाएगा, एमॉर्फस में चला जाएगा। बेकेलाइट भी आपका पॉलीमर में आता है। ठीक है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पॉलीयूरेथेन या सेलोफेन या रबर, ये भी आपका जो है ये पॉलीमर के अंतर्गत इसे पढ़ा जाता है, तो ये आपका एमॉर्फस में आ जाएगा। ठीक है, और प्लास्टिक, ये प्लास्टिक भी आपका एमॉर्फस में आ जाएगा। ग्लास भी एमॉर्फस में आता है। तो ये मोटे तौर पर ये 10% के अप्रोक्स ये एग्जाम्पल है। आपका ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, और कोई ये पॉलीमर जितना भी रहेगा तो ये आपका एमॉर्फस में आ जाएगा। बाकी बात जो बचा हुआ है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ जाएगा, बाकी जो भी बचा हुआ। तो बाकी में क्या है कि जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाया गया, तो इसमें आपका मोलिकुलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, फिर आपका कोवलेंट सॉलिड, और फोर्थ आपका मोलिकुलर हो गया है आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो ये 4 जो क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड का पढ़ा गया है, तो इसमें भी जो एग्जाम्पल वगैरह देखा गया है वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज को देखते हुए ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एमॉर्फस को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, या इसको सूडो सॉलिड भी कहा जाता है। सूडो का मतलब झूठा है, ठीक है, झूठा सॉलिड है ये। ठीक है, वो रियल नहीं है। तो सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड कहते हैं। ऐसे एनसीईआरटी में सिर्फ ग्लास के बारे में दिया हुआ है कि ये आपका सुपर कूल्ड लिक्विड में आता है। सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है कि जैसे ग्लास का आपका विंडो में लगा रहता है, ग्लास पेन होता है, विंडो में लगा रहता है, तो बहुत वर्षों के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये ग्लास का जो
यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आके वो स्लो स्लो मोशन करके नीचे आके वो जमा होने लगता है। तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है, और ये ऊपर वाला पार्ट आपका थीन हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है ग्लास का, इसी को कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। ऐसे बुक में आपका ग्लास के बारे में सिर्फ दिया है कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। ऐसे एमॉर्फस के अंतर्गत जो भी आएगा तो उसको सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हैं या सूडो सॉलिड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा और एक और देख लेते हैं। फिर जैसे क्या है कि SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, तो इसको क्वार्ज भी बोला जाता है और ये ग्लास भी होता है। जब ये ग्लास रहे तो इसको एमॉर्फस कहेंगे, जब क्वार्ज के फॉर्म रहेगा तो इसको क्रिस्टलाइन कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, ठीक है। तो ग्लास को यहाँ पर अभी जस्ट बताया कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है। लेकिन क्वार्ज को एक मतलब ये सिलिकॉन ऑक्साइड में जो ग्लास के फॉर्म में रहेगा तो इसको एमॉर्फस के कैटेगरी में रखा गया या इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। जबकि क्वार्ज को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्वार्ज में एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक कहते हैं। इसको पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि पीजो जो पिजियन वर्ड से आया हुआ है, पिजियन वर्ड से ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेस, ठीक है। तो एक ऐसा मटेरियल जिसको प्रेस करके मतलब मैकेनिकल प्रेस स्ट्रेस करके उसमें इलेक्ट्रिक डेवलप किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप किया जाता है। तो ऐसे मटेरियल को पीजो इलेक्ट्रिक कहा जाता है। तो क्वार्ज जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक में आता है। इसमें प्रेशर डालने के बाद क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, इसलिए क्वार्ज को क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक कहते हैं। जबकि सिलिकॉन ऑक्साइड का जो ग्लास फॉर्म है इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पीजो इलेक्ट्रिक। अब देखते हैं क्वेश्चन वगैरह को क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये 2015 में आया हुआ है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल दिए हुए हैं, तो इसको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग सॉलिड्स, ठीक है। तो इसको क्लासीफाई करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन में आपका सॉलिड का मतलब है, यहाँ पर हम लोग क्रिस्टलाइन से मतलब रखेंगे। एमॉर्फस जब बोला जाएगा तब एमॉर्फस में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पर सॉलिड में आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड एक आपका होता है मोलिकुलर सॉलिड, सेकेंड होता है आयनिक सॉलिड, थर्ड होता है मेटेलिक सॉलिड, फोर्थ आपका कोवेलेंट सॉलिड। तो सॉलिड का मतलब यहाँ पर क्रिस्टलाइन है। एमॉर्फस जब तक बोला ना जाए तो एमॉर्फस में इसको क्लासीफाई नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर एक प्लास्टिक आ गया तो इनको एमॉर्फस में रख देंगे क्योंकि ये एमॉर्फस में रहता है। तो देखिए यहाँ पर तो मोलिकुलर सॉलिड में क्या आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स है तो मोलिकुलर सॉलिड में आपका हो जाएगा P4O10 फास्फोरस डेकाऑक्साइड। आपका I2B जो है ये मॉलिक्यूल है, ये मोलिकुलर सॉलिड में आ जाएगा। P4 फास्फोरस ये भी आपका मॉलिक्यूल में है तो मोलिकुलर सॉलिड में इसको क्लासीफाई कर देंगे। अब देखते हैं आयनिक में क्या होता है। आयनिक में क्या रहेगा, मेटल रहेगा और नॉन मेटल रहेगा, मतलब एक कैटायन रहेगा एक एनायन रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिथियम ब्रोमाइड, तो ये आपका लिथियम जिसके लास्ट में अम लगा रहता है उसको हम लोग मेटल कहते हैं। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये आपका मेटल हो गया। जैसे जिंक में अम नहीं है, इसका नाम है जिंकम, तो अम आ गया, ये भी मेटल हो गया। फिर आपका बिस्मथ में अम नहीं है लेकिन इसका होता है बिस्मथम, तो इसमें भी अम आ गया तो वो भी मेटल हो गया।
लेकिन एक्सेप्शन में हीलियम को छोड़कर, हीलियम आपका नॉन मेटल में आता है, हीलियम को छोड़कर बाकी बार जिसके लास्ट में आम लगा रहेगा तो वो मेटल में आता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिथियम, तो आम आ गया तो ये मेटल हो गया, और ये ब्रोमीन तो ये नॉन मेटल हो गया। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब ये बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, चूंकि ये कैटायन होता है और एक क्या होता है, एनायन होता है, तो ये आपका चला जाएगा आयनिक में। तो यहाँ पर हो जाएगा लिथियम ब्रोमाइड आपका आयनिक हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया। अब यहाँ पर एक और आ गया, ये फॉस्फेट है, ये नेगेटिव में आता है, ये अमोनियम आपका प्लस में आ गया, तो ये भी आपका जो है आयनिक में आ जाएगा। तो अमोनियम फॉस्फेट आयनिक में। अब बच गया मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में मेटल रहेगा जिसके लास्ट में आम लगा रहता है। तो देखते हैं मेटल में, जैसे ये रुबिडियम आम आ गया तो ये आपका मेटेलिक में चला जाएगा। ठीक है, और तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, और बच गया आपका कोवलेंट में। तो कोवलेंट में आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नेटवर्क टाइप का इसका बना हुआ रहता है, तो ग्रेफाइट हो गया आपका। अच्छा, एक मेटेलिक में एक और आ जाएगा, यहाँ पर ब्रास आ जाएगा, क्योंकि ये एलोई है मेटल का, तो ये ब्रास भी आपका क्या हो जाएगा, मेटेलिक में हो जाएगा। चलिए, हो गया ग्रेफाइट। सिलिकॉन कार्बाइड आपका ये कोवलेंट में आ जाएगा, और सिलिकॉन भी आपका कोवलेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये मेटलॉइड है तो मेटलॉइड को कोवलेंट के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। एक लास्ट बच गया प्लास्टिक। तो प्लास्टिक आपका क्रिस्टलाइन में नहीं आता, ये एमोर्फस में आता है, तो ये चला जाएगा आपका एमोर्फस में। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन ला के आपको समझा देते ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, ये भी आया हुआ 2016 में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर सूडो सॉलिड। तो जैसे केसीएल हो गया, ये तो क्रिस्टलाइन में आ गया क्योंकि आयनिक सॉलिड में आ गया। बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, तो ये बेरियम क्लोराइड ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो ये भी आयनिक में आ गया। ये भी आयनिक में, ये भी आयनिक, तो ये क्रिस्टलाइन हो गया, क्रिस्टलाइन। आपका रबड़, तो रबड़ हो गया आपका एमोर्फस में। अच्छा, केक है सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन डिस्टिलेशन के बाद ये आपका आ गया है, तो ये हो जाएगा आपका एमोर्फस में हो जाएगा। तो एमोर्फस में जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड कहते हैं। तो आपका तीसरा और चौथा आपका क्या हो जाएगा, मतलब सी नंबर जो है, तीसरा और चौथा जो है वो आपका हो जाएगा सूडो सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि ये एमोर्फस के कैटेगरी में आता है। जबकि ये दोनों आपका आयनिक है, मतलब ये क्रिस्टलाइन में आता है। तो आपका सी नंबर थर्ड और फोर्थ, रबड़ और ये जो केक है जो सॉलिड फॉर्म में है वो आपका चला जाएगा सूडो में। तो ये सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अब देखते हैं ये सेकंड का। जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। इनको बनाने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है, किस टाइप से आता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से होता है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। कॉलम्स, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इसको मैचिंग करना है। तो ये आपका सॉलिड है, 4 दिया हुआ है, एक डायमंड है, एक सोडियम क्लोराइड है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड है, और एक क्या है, एल्युमिनियम है। अच्छा, यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिया हुआ है, ये किससे बना हुआ है, तो ये आयन है, एटम है, कर्नल है और ये मॉलिक्यूल है। और इसमें बाइंडिंग मतलब फोर्स क्या है, तो इसमें मैच करना है हमको। ठीक है, तो डायमंड जो है, डायमंड ये कार्बन का एलोट्रोपी है डायमंड, और क्या है, ग्रेफाइट। तो ये चला जाता है आपका कोवलेंट में, कोवलेंट या नेटवर्क में चला जाता है, नेटवर्क सॉलिड में। तो डायमंड जो हो जाएगा कोवलेंट में, और कोवलेंट जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो ये आपका हो जाएगा ए
आपका एटम हो जाएगा ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है तो कोवलेंट हो जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए। फिर क्या हो जाएगा एटम, ए एफ, फिर ये एटम में कौन सा बॉन्ड हो गया कोवलेंट, तो ये एल हो जाएगा। तो ये मैचिंग हो गया, इसका ए हो जाएगा, इसका एफ हो जाएगा, और यहाँ पर एल कोवलेंट हो जाएगा। ये एक हो गया। सोडियम क्लोराइड एक केटायन है और क्या है एनायन है। तो केटायन और एनायन मतलब ये आयन हो गया, तो आयन यहाँ पर है, तो आयन के साथ कैसा फोर्स होता है आयनिक बॉन्ड होता है। तो इसका हो जाएगा बी ई, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा आयनिक बॉन्ड हो गया। ये सेकेंड का हो गया। सी में देखिए ये आपका पार्सली पॉजिटिव या पार्सली नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये क्या हो जाएगा पोलर हो गया। और ये मॉलिक्यूल है, मतलब मॉलिक्यूल पोलर का बीच में ये यहाँ पर देखिए प्राइमरी बॉन्ड है, और ये क्या करेगा सेकेंडरी बॉन्ड से ये पार्सली पॉजिटिव हो गया, ये पार्सली नेगेटिव, ये पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव। तो इसके पार्सली नेगेटिव और पार्सली पॉजिटिव के बीच में आप फोर्स लगेगा, जो कि आपका सेकेंडरी बॉन्ड है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है। तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है, तो एक वान डेर वाल फोर्स होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वान डेर वाल में भी बहुत सारा होता है, जिससे डायपोल ये दो पोल बना हुआ, तो डायपोल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो गया। तो यहाँ पर HCl जो हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल हो जाएगा तो कैसा फोर्स लगेगा, यहाँ पर पोलर है तो डायपोल लगा। तो यहाँ पर C आपका H और यहाँ पर क्या हो जाएगा J हो जाएगा। ये थर्ड का आंसर हो गया। अच्छा एल्युमिनियम, ये तो मेटल हो गया, तो मेटल में कौन सा होता है मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड यहाँ पर हो गया, और ये आपका मेटल में यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कर्नल होता है, कर्नल इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपका ये हो जाएगा कर्नल, तो कर्नल हो जाएगा D, आपका G, और आपका हो जाएगा I, ये मेटेलिक बॉन्ड हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका आंसर हो गया AFL फर्स्ट का, सेकेंड का BEK, थर्ड का CHJ, और D का क्या हो गया DGI हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो जितना भी चीज़ पढ़ाया गया पहले प्रीवियस क्लासेस में उनसे रिलेटेड सारा ये कॉन्सेप्ट पर संबंधित जितना भी क्वेश्चन था वो हमने डील कर दिया। और भी क्वेश्चन होता है वो तो बाद में धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी यहाँ सेकेंडरी बॉन्ड होगा। तो चलिए वान डेर वाल फोर्स ले लेते हैं, वान डेर वाल्स फोर्स ले लिए। मेटेलिक बॉन्ड वेरी करता है, इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर में नहीं रखा गया है। ठीक है, ये वेरी करता है मेटेलिक बॉन्ड। तो ये तीन लिए, तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और वान डेर वाल फोर्स। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा आपका आयनिक बॉन्ड में होता है, और कोवेलेंट में थोड़ा कम होता है, और सबसे कम होता है वान डेर वाल फोर्स में। तो देखिए आयनिक बॉन्ड में एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉमन सॉल्ट। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड में लिया जाए तो जैसे कि आपका ग्रेफाइट भी आ गया, आपका डायमंड भी आ गया। ठीक है, वान डेर वाल फोर्स में बहुत सारा होता है, जितना भी इनर्ट गैसेस होते हैं वो वान डेर वाल फोर्स के में लिया जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पर आर्गन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये जब इसमें आयनिक बॉन्ड में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है और इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो इसमें ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी बात सभी इसमें जितना भी सॉलिड पाया जाता है वो हार्ड होता है, सबसे हार्ड। तो डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट सॉलिड है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है,
फिर भी यहाँ पर हार्डेस्ट आपका कंपाउंड पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है कि सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये काम नहीं चलेगा, कुछ दूसरा फैक्टर है जिसके कारण से आयनिक स्ट्रॉन्ग रहते हुए भी आपका कोवलेंट सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हो जाता है। तो इसका रीजन है कि ये जो क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल के अंदर जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट के कारण ये सबसे ज़्यादा क्या हो गया, हार्ड हो गया है। तो यहाँ पर एक फैक्टर इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरा फैक्टर, मतलब इस फैक्टर से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। अगर ये फैक्टर को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सॉलिड आयनिक वाले में पाया जाना चाहिए, जबकि पाया जा रहा कोवलेंट में। इसका मतलब एक और फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट के कारण इसमें ये जो डायमंड होता है सबसे हार्ड पाया जाता है। ठीक है, तो यही अब हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे कि अरेंजमेंट कैसे कैसे किया जाता है और कैसा कैसा पाया जाता है सॉलिड में। तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा, इसमें अरेंजमेंट को भी देखना होता है। अरेंजमेंट जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वो सबसे हार्डेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे आपका हो गया एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी शेप, फिर आपका क्या हो जाएगा, आयन। ठीक है, तो जितना भी ये पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इन सभी को एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट से। ठीक है, इसी डॉट को लैटिस पॉइंट कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। ऐसी लैटिस पॉइंट, मतलब लैटिस पॉइंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, इन सभी चीज़ों को एक डॉट से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। ऐसी लैटिस पॉइंट का जब अरेंजमेंट एकदम एक रेगुलर अरेंजमेंट लिया जाए और रिपीट किया जाए 3D में। ठीक है, 3D में एकदम रेगुलर होना चाहिए, यहाँ पर भी रेगुलर, इस साइड भी, और 3D में ये रिपीट करता हो, तो इससे जो बनेगा एक जाल टाइप का बनेगा, इसको क्या कहेंगे, लैटिस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, लैटिस कहेंगे। और ये जो पॉइंट हो जाएगा, इनको क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट कह देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो लैटिस पॉइंट है बहुत छोटा छोटा डॉट में दिखा रहा है, अब इनको बड़ा कर करके हम थोड़ा अरेंजमेंट को देखेंगे, मैग्नीफाई करके अरेंजमेंट को देखेंगे कि अरेंजमेंट कैसे होता है। 1D में भी देखेंगे, 2D में भी देखेंगे और 3D में भी देखेंगे, और देखने के बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर इसका अरेंजमेंट क्या चीज़ को रिपीट करने के बाद ये पूरा एक लैटिस बनेगा और वो क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा उस टाइप से पूरा आवाज़ वगैरह क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये 3 टाइप का अरेंजमेंट होता है। एक आपका 1D में हो गया, 1 डायमेंशनल, सेकेंड हो गया 2 डायमेंशनल, और थर्ड हो गया 3D डायमेंशनल। 1D में अगर अरेंजमेंट देखा जाए, थोड़ा सा इसको डॉट को बड़ा कर दिए ताकि क्लियर पता चले।
तो इसमें क्या हुआ, एक लेंथ सिर्फ बनता है, 1D में सिर्फ एक लेंथ बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक ये लीनियर, इसको लीनियर अरेंजमेंट कहेंगे, अरेंजमेंट कहेंगे। इसमें होता क्या है कि देखिए, सॉलिड स्टेट पढ़ते क्यों है, सॉलिड स्टेट इसलिए पढ़ते हैं ताकि सॉलिड का प्रॉपर्टीज पता कर सके, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज जहां मैक्सिमम हमको पता चलेगा वो चीज को ही हम लोग उसी क्रिस्टल के बारे में ज़्यादा स्टडी किया जाता है, मतलब वो अरेंजमेंट को ही। तो लीनियर में देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी आपका कोई स्पेसिफिक अगर एटम को देखा जाए तो दो एटम, नेबरिंग दो एटम टच कर रहा है इनको, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 हो गया। मतलब एक प्रॉपर्टी आपको दी गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 हो गया, क्योंकि एक स्पेसिफिक एटम को दो नेबरिंग एटम क्या कर रहा, टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ भी इसका लास्ट में देखा जाए तो और भी एटम्स आएंगे तो इनका भी कोऑर्डिनेशन 1 और इस साइड आएगा तो 2 हो जाएगा। आगे तक बढ़ते जाएगा ये क्रिस्टल, अगर देखा जाए आगे तक इमेजिन किया जाता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, 2D में जो अरेंजमेंट देखा गया है वो 2 टाइप से है। 3D को थोड़ा बाद में करेंगे, 3D। तो 2D में 2 टाइप से अरेंजमेंट देखा गया। ये आपका 1D को ही शिफ्टिंग करके, इसमें शिफ्टिंग करके 2D बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड लेयर, लैटिस पॉइंट को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, मैग्नीफाइंग करके दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक अरेंजमेंट इस टाइप का होगा कि फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, ये क्या कर रहा है, रो और कॉलम में एक दूसरे को अलाइन कर रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे को अलाइन कर रहा है, ऐसे भी, ठीक है। तो इसको ये एक ए टाइप हो गया, तो ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए टाइप का हो जाएगा, ए आपका 2D में, ठीक है। एक अरेंजमेंट देखते हैं, एक अरेंजमेंट आपका जो है, एक 2D में ये हो गया, एक दूसरा इस टाइप का होगा। चलिए, इसमें क्या कि एक लेयर को डिप्रेस कर दिया गया, मतलब खिसका दिया गया, तो ये ए हो गया, तो ये आपका बी हो गया, तो ये फिर ए हो गया, मतलब फर्स्ट लेयर आपके थर्ड लेयर से अलाइन हो रहा है, ठीक है, और सेकेंड लेयर फोर्थ से, इसी टाइप से आगे बढ़ते चल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया बी हो गया, तो ये कैसा हो गया, ए बी टाइप हो गया, ये 2D में हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। एक देखते हैं यूनिट, एक आता है यूनिट सेल,
ठीक है, तो एक स्पेस लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि इसके सेंटर से इसको मिला दिया जाए, एक ऐसा बन जाएगा। एक यहाँ पर टच कर रहा है, देखिए यहाँ पर इसके सेंटर से मिला देते हैं। एक ऐसा भी होगा कि यहाँ से अगर मिला जाए तो यहाँ पर, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी रहेगा, ये वाला और ये वाला मिलके एक ट्रायंगल बन जाएगा। एक ऐसा भी ले सकते हैं कि इसके यहाँ से वॉइड से, ये जो खाली जगह है वॉइड से इसको मिलाएं, तो यहाँ भी बन जाएगा। एक ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट को मिला के यहाँ मिला रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट में जो एक छोटा सा पोर्शन आता है जिसको बार बार रिपीट करते हैं, तो ये पूरा एक क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। तो इस वाले अरेंजमेंट में ए टाइप में इसको कहा जाता है स्क्वायर यूनिट सेल कहते हैं, स्क्वायर यूनिट सेल कहते हैं, जैसे यहाँ पर है स्क्वायर यूनिट सेल। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक आपका ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी इसको टच कर रहा है, ठीक है। अगर ये वाले को मिलाया जाए यहाँ से, ठीक है, इस टाइप से बनते जाएगा। मतलब एक स्पेशल टाइप के, मतलब एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में बहुत सारे यूनिट सेल हो सकते हैं। ये भी आपका यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है, ये भी आपका यूनिट सेल है, ये भी देखिए यहाँ ट्रायंगल्स ये बना हुआ, दो ट्रायंगल्स मिलके बना हुआ है, तो ये भी यूनिट सेल है। आपका यहाँ पर ये रेक्टेंगल हो गया, आपका यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बहुत एक ही स्पेसिफिक अरेंजमेंट में बहुत सारे इन्फिनाइट यूनिट सेल हो सकते हैं। यहाँ भी आपका जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, यहाँ पर हेक्सागोन हो गया, ये और ये ट्रायंगल टाइप का है, तो ये वाले को कहते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल कहते हैं। अभी क्लोज पैकिंग में इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक ही स्पेसिफिक अरेंजमेंट में इन्फिनाइट यूनिट सेल होते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा यूनिट सेल लिया जाए, जैसे कि इस वाले में आपका स्क्वायर ही क्यों कहा गया और इस वाले में हेक्सागोनल ही क्यों कहा गया। आपका तो ट्रायंगुलर टाइप का भी है, एक पैरेललोग्राम टाइप का है, यहाँ पर आपका स्क्वायर भी है, रेक्टेंगुलर भी है, ठीक है, आपका ट्रायंगल भी है। तो इन सबको फिर यूनिट सेल क्यों नहीं कहा गया, जबकि सब यूनिट सेल है। यूनिट सेल में होता क्या है कि जैसे एक छोटा सा डिफिनेशन जो है कि एक ये क्रिस्टल का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसको बार बार 3 डायमेंशन में रिपीट करने के बाद जब एक होल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो या एक स्मॉलेस्ट पोर्शन तो ये है, इससे भी स्क्वायर से भी स्मॉलेस्ट आपका ट्रायंगल है, तो फिर इसको ट्रायंगुलर यूनिट सेल क्यों नहीं कहा गया इस वाले में। इससे भी इस वाले में ये देखिए हेक्सागोनल है, इससे भी छोटा आपका ट्रायंगल है, तो इसको ट्रायंगुलर आपका यूनिट सेल क्यों नहीं कहा गया, हेक्सागोनल क्यों कहा गया। इसका क्या रीजन है, इसका मतलब है कि ये जो डिफिनेशन बताया गया है कि स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल जिसको बार बार 3D में रिपीट करने के बाद एक होल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो उसे यूनिट सेल कहते हैं। यह डिफिनेशन ही गलत है, क्योंकि इस डिफिनेशन से देखा जाए तो स्मॉलेस्ट ये है ट्रायंगुलर, तो इसके अनुसार से इस अरेंजमेंट में आपका स्मॉलेस्ट आपका ये है, तो यहाँ पर ट्रायंगुलर यूनिट सेल होना चाहिए, जबकि इसमें भी स्मॉलेस्ट आपका ट्रायंगल है तो ये होना चाहिए, क्योंकि इसको भी रिपीट कर सकते हैं आप, कर करके आपका इसका एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक होल क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसका नाम ये रखा गया, इसका नाम ये रखा गया। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि अभी पहले ही बताया गया था कि सॉलिड स्टेट पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी मैटर का यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज
डिफाइन करेगा, जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉपर्टीज होगा, वह हम स्पेस को, वो डिफाइंड स्पेस को ही यूनिट सेल कहेंगे। मतलब यूनिट सेल किसको कहेंगे? एक डिफाइंड स्पेस होगा जिसको 3D में रिपीट करेंगे, 3D में रिपीटिंग करेंगे, तो करने के बाद वो लैटिस बनेगा। और लैटिस फिर इसको रिपीट करेंगे, 3D में रिपीट करेंगे तो ये क्रिस्टल बनेगा। ये डिफिनेशन होता है कि कोई एक डिफाइंड स्पेस है, उसको 3D में रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट करने के बाद वो आपका लैटिस बनेगा, फिर उसके बाद क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे कि ये वाला लिया जाए, सपोज दैट ये वाला लिया जा रहा है, जैसे ये वाला लिया जाए, ये वाला लिया जाए, तो इसमें क्या हो रहा है, और एक ये वाला लिया जाए, और ये वाला लिया जाए। अब इनको मिलाया जाता है तो स्क्वायर बन गया आपका। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपका मैक्सिमम है, इसमें प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका पता नहीं चल रहा है। जबकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल रहा है कि एक स्पेसिफिक एटम को 4 एटम आपको टच कर रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो इस वाले से अगर देखा जाए तो ये जो आपका स्मॉलेस्ट पोर्शन है ये वाला, और ये वाला देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपका मैक्सिमम बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पर प्रॉपर्टीज मैक्सिमम नहीं बताया जा रहा। उसी टाइप से अगर ट्रायंगल वाला लिया जाए तो यहाँ पर भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर पता नहीं चल रहा है, जबकि ये इससे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपका पता नहीं चल रहा, जबकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आपको दिखने को मिल रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर यूनिट सेल इन्फिनाइट होते हुए भी हम स्क्वायर यूनिट सेल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन और पता चला। तो ये आपका सिलेक्शन होगा यूनिट सेल का कि इन्फिनाइट यूनिट सेल में आपको सेलेक्ट करना है, तो किसको करना है? तो वैसे यूनिट सेल को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें कि प्रॉपर्टीज आपका मैक्सिमम बता दे, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताए। यही कारण है कि यहाँ पर स्क्वायर यूनिट सेल होगा। और इसी पोर्शन को, ये इसी को कहते हैं डिफाइंड पोर्शन कहते हैं। और इसी को बार बार 3D में ऊपर नीचे रिपीट करेंगे तो लैटिस बनेगा, और लैटिस से वो क्या बनेगा? क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, तो जो डिफाइंड स्पेस है वो आपका यूनिट सेल हो गया, क्योंकि इसी को रिपीट करने के बाद आपका लैटिस बन रहा है। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होगा, ये छोटे से जो पार्ट है, इसमें जो प्रॉपर्टीज होगा वो प्रॉपर्टीज आपका लैटिस में भी वही प्रॉपर्टीज होगा, वही प्रॉपर्टीज आपका क्रिस्टल में होगा। इसीलिए पूरे क्रिस्टल को नहीं स्टडी करके एक यूनिट सेल का स्टडी किया जाता है, एक छोटी चीज का स्टडी किया जाता है, और उसमें आपका ये पूरा प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है। इसमें भी उतना प्रॉपर्टीज होता है, इसमें भी उतना प्रॉपर्टीज होता है। यही कारण से कि यूनिट सेल का भी स्टडी करते हैं। और यूनिट सेल क्या है? एक डिफाइंड स्पेस है जो बार बार 3D में रिपीट करेंगे तो आपका लैटिस बनेगा, उसके बाद वो क्रिस्टल बनेगा। और डिफाइंड स्पेस कैसे लेंगे? जिसमें कि आपका मैक्सिमम आपका प्रॉपर्टीज हो। तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या दिख रहा है? इस स्पेसिफिक स्फीयर का 4 दिख रहा है, इसीलिए आपका यहाँ पर यूनिट सेल स्क्वायर यूनिट सेल हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी ट्रायंगल है, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल जो है आपका यूनिट, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पता नहीं चल रहा है। इस वाले में भी पैरेललोग्राम में दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पता नहीं चल रहा है। जबकि यहाँ पर देखा जा रहा है हेक्सागोनल में, तो हेक्सागोनल में देखा जा रहा है, हेक्सागोनल वाले में तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका स्पेसिफिक जो है, तो इसको कितने आइटम टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 हो गया। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ गया, इससे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज यहाँ पर एक आ गया, इसीलिए यहाँ पर जो डिफाइंड स्पेस होगा वो हेक्सागोनल होगा। और इसी को 3D में रिपीट करेंगे तो वो लैटिस बनेगा, उसी और उसको रिपीट करने के बाद आपका क्रिस्टल बनेगा। तो वो डिफाइंड स्पेस आपका क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, अब वो डिफिनेशन से काम नहीं चलेगा, स्मॉलेस्ट पोर्शन बोलने से काम नहीं चलेगा। स्मॉलेस्ट पोर्शन तो ये भी है, तो इसको रिपीट करने के बाद आपका क्रिस्टल बनेगा, इसको भी रिपीट करने के बाद बनेगा, इसको भी रिपीट करने के बाद बनेगा, लेकिन इसका नाम स्क्वायर
यूनिट सेल क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें ये जो छोटा सा जो पोर्शन है, जो डिफाइंड स्पेस है, इसने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज बताया, इसीलिए इस वाले अरेंजमेंट में हेक्सागोनल आपका यूनिट सेल होगा, जबकि इस वाले ए टाइप में आपका स्क्वायर यूनिट सेल होगा। तो ये आपका 2D हो गया, 1D तो बता दिए। तो इस टाइप से अगर 2D का देखा जाए तो 2D में 5 टाइप का यूनिट सेल होता है। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इस टाइप से अगर देखा जाए तो 2D में, 3D को छोड़ दिया है, तो 2D में आपका जो यूनिट सेल होगा वो 5 टाइप होगा। जैसे कि एक आपका यहां दिख रहा है स्क्वायर यूनिट सेल, ठीक है। दूसरा आपका रेक्टेंगल यूनिट सेल, तीसरा हो जाएगा रोम्बस, तो रोम्बिक यूनिट सेल, चौथा है आपका यहां पर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम यूनिट सेल, और आपका पांचवा हो जाएगा हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो 2D में 5 टाइप के आपके यूनिट सेल होते हैं। एक स्क्वायर होते हैं, एक रेक्टेंगल होते हैं, एक रोम्बिक होते हैं, एक पैरेललोग्राम होते हैं, और एक हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है, जिसमें कि स्क्वायर और हेक्सागोनल ये आपका सिमेट्रिक होता है, इसलिए ज़्यादा इन्हीं दोनों का स्टडी किया जाता है, बाकी बात का उतना नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। होता क्या है, स्क्वायर वाला किसको कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, 2D में क्या होता है कि 2 ही होता है, एक लेंथ होता है कि ब्रीथ होता है, मतलब ए होता है और बी होता है। तब यूनिट सेल देखिए, यूनिट सेल का पैरामीटर होता है, यूनिट सेल का ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। इस वाले को ए कहेंगे, इस वाले को एक्सियल लेंथ, इसका एक्सियल लेंथ आपका ए हो गया, इसका एक्सियल लेंथ आपका बी हो गया, इसका एक्सियल लेंथ आपका सी हो गया। अब ये एंगल बचा हुआ, तो यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। पैरामीटर यहाँ पर थोड़ा 2D में भी डिस्कस करते हैं। तो पैरामीटर या जिसको डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, तो वो 6 होते हैं। एक ए बी सी, इसको एक्सियल लेंथ कहेंगे, एक्सियल लेंथ, और सेकेंड हो गया अल्फा बीटा गामा, इसको कहेंगे एक्सियल एंगल कहेंगे। तो ये 3 आपका एक्सियल लेंथ हो गया और 3 आपका एक्सियल लेंथ एंगल हो गया। तो ये तीनों मिला के क्या हुआ, 6। तो आपका यूनिट सेल के पैरामीटर कितने हो गए, डायमेंशन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तब पहले यह देखना पड़ेगा कि ए और बी के बीच का एंगल, मतलब अल्फा किसको कहेंगे, बीटा किसको कहेंगे। तो इसका एक थोड़ा सा ट्रिक होता है, ए बी सी, यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर बीटा ले लिए, यहाँ पर गामा ले लिए। अब इसको क्या किए, कवर कर लिए। तो कवर कर लेते बचा क्या, बी और सी बचा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, बी और सी के बीच में हो जाएगा, बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। फिर बीटा को ढक दिए, कवर कर लिए, तो बचा क्या, ए और सी बचा। तो ए और सी के बीच का एंगल जो हो गया बीटा हो गया। अब गामा को ढक दिए तो क्या हुआ, ए और बी बचा हुआ, तो ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो ये तरीका है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अल्फा को ढक दिए तो बचा क्या, लेंथ, बी और सी। तो बी और सी के बीच में आपका अल्फा हो जाएगा। बीटा को ढक दिए तो बचा क्या, ए और सी। तो ए और सी के बीच में बीटा हो जाएगा। गामा को ढक दिए तो बचा क्या, ए और बी। तो गामा हो जाएगा ए और बी के बीच में हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि अब स्क्वायर यूनिट सेल को देखना है। स्क्वायर यूनिट सेल में क्या होता है, तो क्या होगा, स्क्वायर जो बनेगा तो ए और बी आपका इक्वल रहेगा, मतलब ए और बी बना हुआ, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो तो क्या होगा, गामा होगा। मतलब 2D में हमेशा ए आएगा, लेंथ आएगा, ब्रीथ आएगा, और उसके बीच का जो एंगल होगा ए और बी के बीच में गामा होगा। तो हमेशा यहाँ पर गामा एंगल होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो यूनिट सेल में देख लेते हैं इसका। तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर यूनिट सेल में क्या होगा, ए और बी इक्वल होगा,
और गामा आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ पर अल्फा नहीं लेना है क्योंकि ए और बी के बीच में गामा होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ए और बी आपका इक्वल नहीं होगा लेकिन गामा आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है। रोम्बिक में क्या होगा, ए और बी आपका इक्वल होगा लेकिन गामा आपका 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होगा, ए और बी आपका इक्वल नहीं होगा और गामा भी आपका 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है। मेंसुरेशन में तो पढ़ते ही है, 2D में ये सब क्वाड्रिलेटरल में पढ़ते हैं तो ये सब वहीं से ये प्रॉपर्टीज लिया गया। हेक्सागोनल में क्या होगा, ए और बी आपका इक्वल रहेगा और गामा आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो गया। तो ये आपका 2D में यूनिट सेल अगर देखा गया तो ये 5 टाइप के होते हैं और इसका ये आपका डिफिनेशन है क्योंकि लेंथ और ब्रीथ आपका इतना रहेगा तो ये कैटेगरी लिया गया। तो ये आपका 5 आपका यूनिट सेल 2D में हो गया। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 3D में। 3D में अरेंजमेंट देखा जाए। 3D में क्या हो रहा है कि जैसे 3D में कैसे होगा, 3D में एक जो डिफाइंड स्पेस है उसको रोटेट किया जाता है, जबकि 2D में क्या किया जाता है, शिफ्टिंग किया जाता है। चल देखते हैं 3D में कैसे रिपीट किया जाता है। यहाँ से एक पॉइंट मिला है, यहाँ से इसको मिला लिए, फिर यहाँ से तो आपका ये क्यूब टाइप का बन गया। ठीक है। तो 3D में क्या होता है कि रोटेट भी करते हैं, शिफ्टिंग करने के बाद ये रोटेट करते हैं जिसके कारण से ये 3D बन गया। तो ये क्यूब टाइप का बन जाएगा। अब यही बार बार क्या करेंगे, 3D में रिपीट करते जाएंगे तो आपका ये जो है ठीक है इस टाइप से बनता चल जाएगा। ठीक है। ये बनता चल जाएगा क्यूब। तो क्या हुआ, इसको 3D में क्या होगा कि ये क्यूब है आपका, क्यूब का क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर करके ऊपर नीचे करके एक लैटिस का निर्माण करते हैं और लैटिस में फिर ये रिपीट करते हैं तो वो क्रिस्टल बन जाता है। तो यूनिट सेल क्या है आपका 3D में, आपका यूनिट सेल ही हो गया, रोटेशन करने से बन गया। ठीक है। जो कि एक डिफाइंड स्पेस है, ये क्या है, एक प्रकार का डिफाइंड स्पेस है जिसको रिपीट करते हैं, रिपीटिंग 3D में। तो आपका लैटिस बनता है और इसको रिपीट करते हैं 3D में तो वो क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। तो इस यहाँ पर ये क्यूब आपका क्या हो गया, क्यूब आपका यहाँ पर यूनिट सेल हो गया, डिफाइंड स्पेस हो गया। ठीक है। और डिफाइंड स्पेस हो गया तो ये इसको रिपीट करने के बाद, इनको रिपीट करने के बाद आपका लैटिस बनेगा, फिर उसका क्रिस्टल बनेगा। तो यहाँ पर जितना इसमें प्रॉपर्टीज पाया जाएगा यूनिट सेल में, वो प्रॉपर्टीज आपका लैटिस में भी उतना ही पाया जाएगा, उतना क्रिस्टल में पाया जाता है। तो क्रिस्टल बहुत बड़ा होता है तो उतना ज़्यादा स्टडी
करने में थोड़ा वो स्टडी उसका करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि जब इसमें वो प्रॉपर्टीज है और उसमें भी वही प्रॉपर्टीज है, तो क्यों ना एक छोटे से पार्ट को ही क्यों ना पढ़ा जाए, तो इसलिए यूनिट सेल के बारे में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यूनिट सेल का क्या डिफिनेशन हो गया, एक डिफाइंड स्पेस है जिसको 3D में या रेगुलर अरेंजमेंट करने पर जब लैटिस बनेगा और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को दिखाएगा। डिफाइंड स्पेस उसी को कहते हैं जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को दिखाए, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, 3D में आपका ये 7 टाइप का यूनिट सेल होता है। जैसे कि अभी एक देखिए, इसी टाइप से कर करके बनाएंगे तो एक आपका क्यूबिक बनता है, एक बनता आपका टेट्रागोनल बनता है, तीसरा हो गया ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ये सब यूनिट सेल हो गया, यूनिट सेल। वो ऑर्थोरोम्बिक एक होता है रोम्बोहेड्रल, जिसको कहते हैं ट्राइगोनल कहा जाता है। एक होता है हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल आपका 3D वाला हो गया, 3D। एक हो गया मोनो क्लिनिक, और 7वां हो गया आपका ट्राई क्लिनिक, ठीक है। तो ये 7 टाइप का आपका क्या होता है, आपका यूनिट सेल होता है 3D में। एक क्यूबिक होता है, एक टेट्रागोनल, थर्ड आपका हो गया ऑर्थोरोम्बिक, चौथा हो गया रोम्बोहेड्रल, और 5वां हो गया हेक्सागोनल, और छठा हो गया मोनोक्लिनिक, और 7वां हो गया आपका ट्राई क्लिनिक हो गया। अब इसका देखिए अब क्या होता है, अभी यूनिट सेल का हम लोग 2D में पढ़े, तो 2D में आपका 5 हो गया, 1D में तो उतना नहीं है। 2D में आपका 5 हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, रोम्बिक हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, और हेक्सागोनल हो गया। जबकि 3D में आपका 7 होता है। इसी टाइप से रोटेट करके बनाएंगे तो क्यूबिक हो जाएगा, टेट्रागोनल हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा, और ये मोनोक्लिनिक हो जाएगा। ये किस बेस पर लिया गया, तो ये लिया गया है पैरामीटर के बेस पे लिया गया, कि पैरामीटर को चेंज करेंगे। तो पैरामीटर मेरा 6 होता है, पैरामीटर मेरा 6 होता है, ABC, 3 आपका एक्सियल लेंथ हो गया, और 3 आपका एक्सेल एंगल हो गया, अल्फा बीटा और गामा हो गया। तो इसी को चेंज कर करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखा गया तो 7 ही आपका यूनिट सेल आपका बनता है। तो जैसे कि इसका देख लेते हैं, इसका देखते हैं। इसमें क्या होता है, A बराबर B बराबर C होता है, जबकि अल्फा बीटा और गामा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब सभी कोण इक्वल रहेंगे लेकिन 90 डिग्री के बराबर रहेगा, तो वो आपका क्यूबिक में चला जाएगा, ठीक है। टेट्रागोनल में क्या होगा कि A बराबर B, लेकिन एक साइड आपका एक एक्सेल लेंथ बराबर नहीं होगा, इसका हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा कि तीनों साइड आपका इक्वल नहीं रहेगा, और अल्फा बीटा गामा आपका तीनों 90 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, रोम्बोहेड्रल आपका क्यूबिक टाइप का ही होता है। तो इसमें क्या होगा, A बराबर B बराबर C होगा, सिर्फ इसमें चेंजिंग होगा कि अल्फा बीटा और गामा ये बराबर तो होंगे लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। दूसरा एंगल हो सकता है लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता है। ये तीनों कोण आपस में बराबर है लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है, 90 से दूसरा हो सकता है। तो ये कहलाया आपका, हम यहां से लाइन दे देते हैं, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। अच्छा, हेक्सागोनल में क्या होता है, हेक्सागोनल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड इक्वल नहीं होते हैं। और यहाँ पर अल्फा और बीटा आपका 90 डिग्री होगा, जबकि गामा आपका 120 होगा। जस्ट दिखे थे हेक्सागोनल में 2D में कि गामा 120 डिग्री होगा। मोनोक्लिनिक का मतलब क्या, मोनो का मतलब एक एंगल आपका बराबर नहीं होगा, लेकिन सभी साइड आपका बराबर नहीं है। इसका सभी साइड बराबर नहीं है और एक एंगल आपका बराबर नहीं होगा। तो कौन नहीं बराबर होगा, तो बीटा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। आपका बीटा आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, यहां लिख लेते हैं 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, और अल्फा और गामा आपका 90 डिग्री हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब बच गया एक लास्ट, 7वां हो गया ट्राई
क्लिनिक। तो ट्राई क्लिनिक में क्या होगा, आपका जो है ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर सी के नहीं है, और यहाँ पर ट्राई मतलब तीनों कोण आपका, तीनों एंगल आपका बराबर नहीं होगा। तो अल्फा और बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, 3D में आपका 7 टाइप का हो गया, आपका क्रिस्टल हो गया, यूनिट सेल हो गया। तो इसको याद करने का तरीका है CT OR HMT, CT OR और क्या हो गया, HMT हो गया। C फॉर क्यूबिक हो गया, ये आपका क्यूबिक हो गया, ये आपका क्या हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ये क्या हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ये क्या हो गया, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल हेड्रल, ये हो गया आपका हेक्सागोनल, ये आपका हो गया मोनोक्लिनिक क्लिनिक, और ये आपका क्या हो गया, ट्राई क्लिनिक है। ठीक है, तो ये सब ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये डायमेंशन के बेस पे होगा कि डायमेंशन के बेस पे आपका अगर देखा जाए यूनिट सेल, तो 1D में तो कुछ नहीं, 2D में आपका 5 है, स्क्वायर यूनिट सेल हुआ, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल हुआ, रोम्बिक हुआ, हेक्सागोनल हुआ, पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है, उधर आपका 5 हो गया। और अगर ये डायमेंशन चेंज किया जाए तो डायमेंशन यहाँ पर क्या होगा, 3D में 3 आ जाएगा। तो ABC मतलब लेंथ ब्रीथ और हाइट आ जाएगा, और एंगल में इसमें आ जाएगा 3 एंगल आ जाएगा। तो अगर तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर है और तीनों एंगल 90 डिग्री का है, तो वो आपका क्यूबिक हो जाएगा। सबसे सिमेट्रिकल ये होता है क्यूबिक, इसीलिए ज़्यादा स्टडी हम लोग क्यूबिक में करेंगे और सब में नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एक साइड आपका इक्वल नहीं है और ये एंगल तीनों 90 डिग्री का है, तो टेट्रागोनल हो गया। तीनों साइड अगर इक्वल नहीं है और तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो आपका क्या हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया। रोम्बोहेड्रल जिसको ट्राइगोनल कहते हैं, इसमें क्या होता है, क्यूबिक टाइप का ही याद रखना है कि इसमें तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। हेक्सागोनल में क्या होता है कि 2 साइड बराबर होता है, तीसरा साइड बराबर नहीं होता है, जबकि गामा आपका 120 होगा जो कि 2D में दिखाया गया। तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक मतलब एक एंगल आपका बराबर नहीं होगा, तो यहाँ बीटा 90 डिग्री होगा, लेकिन अल्फा और गामा आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने का है कि अल्फा के साथ गामा यहाँ पर इक्वल करना है, बीटा को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों साइड बराबर नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, तीनों साइड बराबर होगा और तीनों एंगल बराबर नहीं होगा 90 डिग्री। तो ये हो गया, और आपका ये याद करने का एक तरीका हो गया कि CT OR HMT हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट सेल में अरेंजमेंट के बेस पे, अरेंजमेंट मतलब एटम कैसे कैसे अरेंज है, कहाँ कहाँ अरेंज है, उसके बेस पे यूनिट सेल का हम लोग टाइप पढ़ेंगे। जैसे कि सिंपल यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर होता है, फेस सेंटर होता है। ठीक है, वो सारा हम लोग मतलब एक प्रिमिटिव टाइप का पढ़ेंगे और एक सेंटर टाइप का पढ़ेंगे। तो वो अरेंजमेंट के बेस पर हुआ कि एटम कहाँ कहाँ में अरेंज है, किस टाइप से अरेंज है। तो एटम अरेंजमेंट के आधार पे भी हम लोग यूनिट सेल का पढ़ेंगे, जबकि यहाँ पर डायमेंशन के बेस पर हम लोग यूनिट सेल के बारे में 1D और 2D और 3D के बारे में पढ़ लिए। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एटम के अरेंजमेंट पे यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो थैंक यू।